जैसा कि पहले बताया कि लखनऊ की बस्ती यानी लखनऊ शहर बहुत कदीम आबादी वाला शहर है और यहाँ कदीम ज़माने में कुछ बस्तियाँ थीं जिनमें ब्राह्मणों, कायस्थों, राजपूतों और अन्य हिंदुओं का निवास था। नवाबों और बादशाहों के दौर से पहले लखनऊ में क्या हालात थे, कौन सी बस्ती थी, कौन से मोहल्ले थे, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। गोमती के किनारे शिवपुरी एक बहुत पुरानी बस्ती है। रामनगर, श्यामनगर, रूपपुर, देवपुर, अमौसी, कनौसी, पारा, बिहारीपुर, रामगंज, मोहनीपुर, मुरलीपुर, पीताम्बर खेड़ा, माधोपुर, सूरजकुंड, कौंडन्य घाट, मांडव्य आश्रम, गौ घाट, पिपरा घाट, कस्बों के आसपास कुछ छोट-पुट गांव भी थे, जैसे कन्हई खेड़ा, नट खेड़ा, हंसा खेड़ा, छबीली खेड़ा, दरोगा खेड़ा, बहादुर खेड़ा, मंगल खेड़ा, गंगा खेड़ा, बलदेव खेड़ा, भोला खेड़ा, केसरी खेड़ा, दुर्गा खेड़ा, देवी खेड़ा, दोदा खेड़ा, मेहंदी खेड़ा, चित्ता खेड़ा, कायम खेड़ा, नवाज खेड़ा, सरदारी खेड़ा, अही बरनपुर, आसामऊ, असियामऊ, भपटामऊ, चिरौंधा पुरवा, मेड़ई पुरवा, छंगा बाबा का पुरवा, लोधन पुरवा, ब्राह्मण पुरवा, ये दौलतगंज में था। इनमें ही कठवारे बख्शी तालाब के कुर्सी यानी छतरी, केसर मऊ महोने के मुरऊ यानी मौर्य, मऊ मोहनलालगंज के ब्राह्मण और कोडरा यानी मलियाबाद के कायस आबाद होते चले गए थे। नगर में पुराने अवशेषों के नाम पर लक्ष्मण टीला, रानी का टीला, बेल वाला टीला बहुत मशहूर है। लखनऊ के इर्द गिर्द भर शिवों यानी भरों का नगराम राजा नल के नाम पर नलग्राम, नहुष के नाम से निगोहा, मांडव ऋषि से मंडियाओं, जोगी जगदेव से जगदेवपुरा यानी जुग्गौर बसे हुए थे। इन सब नामों में से कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लोग जानते हैं, बाकी नाम जानना उनके लिए नई बात होगी। महाराजा युधिष्ठिर के पांडव कुल के राजा जन्मेजय ने यहाँ नाग यज्ञ किए थे। जगदेव उनके पुरोहित थे, जिनके नाम से जगदेवपुरा यानी जुग्गौर बसा। फिर उन्होंने ये इलाका ऋषियों मुनियों को दे दिया। उस वक्त यहाँ ब्राह्मणों कायस्थों की अच्छी आबादी थी। फिर हिमालय की तराई से आकर भर शिवों यानी भरों और राजपासियों यानी पासियों ने यहाँ अधिकार कर लिया। भर शिवों के नाग सभ्यता का प्रभाव लखनऊ की इमारतों पर आज तक है तथा यहाँ शिवालयों की भरमार भी है। उन्हीं के प्रभाव के कारण राजा बिजली पासी के 12 कच्चे किले यहाँ थे, जिनमें से एक के निशान अभी बाकी हैं। बाकी किले पुराना किला, गढ़ी कनौरा, गढ़ी जिंदौर आदि जैसे नामों से भी याद किए जाते हैं। जनपद का बिजनौर कस्बा उनका ही बसाया हुआ है। उस दौर के आला उदल का यहाँ आना भी प्रमाणित है। पासी राजा करकोट कट्टोकस से काकोरी, कंसराज से कसमंडी, मलराज से मलियाबाद और सल्ली राज से सलीला की आबाद हुई। सैयद सालार मजबूत गाजी रहमतुल्लाह अलैह से इन्हीं राजपासियों का सन 1030 में मुकाबला हुआ था। सन 1202 में बख्तियार खिलजी ने भी इन्हीं राजाओं से युद्ध किया था और फिर इसके साथ ही मुसलमान यहाँ आकर बसने लगे थे। मुसलमानों की पहली कब्र यहाँ सोबतिया बाग यानी राजा बाजार में है। लखनऊ का मच्छी बावन किला गोमती किनारे था, जो अब वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की इमारत है। यह किला शेखजादों की शान था और इससे पहले यहाँ दक्षिण में छाची कुआं के करीब हरी नीम के जंगलों से शेखों ने अपने मकान बनवाए और इसीलिए इसको निबहरा या निमहरे शेख कहे जाते थे। उनके पीरों के आस्थाने सब इसी इलाके में आसपास हैं। शेखजादों के समय से ही लखनऊ में सूफी फकीरों का जमघट लगने लगा और उन फकीरों के नाम से लखनऊ में जो बस्तियां हैं उनमें पीर जलील जो गोलागंज में है, पीर बुखारा चौक में, रौजाबाग वर्तमान में राजेंद्र नगर में, तकिया अंगारा शाह,
वासपुरवा, तकिया ताराशाह, मॉडल हाउस में, कुतुबपुर, डालीगंज में, गौस नगर और सुभान नगर रकाबगंज के उल्लेखनीय हैं। सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने कसमंडी और मड़ियाओं को फिर से बसाया था। मोहम्मद तुगलक के समय में लखनऊ चौक की पहली मस्जिद बनी थी, जो बिसातियों की मस्जिद कहलाती है। सल्तनत काल के बाद मुगल काल आया। सन 1540 में बादशाह हुमायूं जौनपुर से शेर शाह सूरी से हार कर भागता हुआ लखनऊ आया था। वो सिर्फ 10 घंटे यहाँ ठहरा और लखनऊ वालों ने उसको 10,000 रुपए, 50 घोड़े इनाम में दिए, तोहफे में दिए। अब्दुल हलीम शरीफ ने लिखा है कि उन दोनों यहाँ अच्छी खासी आबादी थी और वो बहुत बारौनक थी। 1590 में सम्राट अकबर ने देश को 12 प्रांतों में, 12 सूबों में बांटा, तो अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ को बनाया। उन्हीं दिनों बिजनौर के शेख अब्दुल रहीम शाही मुंसबदार बने। उन्हें लखनऊ की जागीर मिली और गवर्नर नियुक्त हुए। नादान महल के इलाके में उनके परिवार के मकबरे बने हुए हैं। लखनऊ में पठानों का एक गिरोह दक्षिण से आकर बसा था, जो रामनगर जिला बाराबंकी के पठान कहलाते थे। बादशाह अकबर के वक्त में यहाँ लाल मंडी के ब्राह्मणों का प्रसिद्ध वाजपेयी यज्ञ हुआ, जिसमें लखनऊ के वाजपेयी मशहूर हो गए। उस समय यहाँ वाजपेयी टोला, कटारी टोला, सोंधी टोला, बंजारी टोला, अहीरी टोला आदि जातिगत पहचान से बसे हुए मोहल्ले थे। उसी वक्त में युवराज जहांगीर भी यहाँ आए। उन्होंने मिर्जा मंडी बसाई और उस समय यहाँ के सूबेदार जवाहर खां थे। उनके नायब काजी महमूद बिलग्रामी थे। उन्होंने ही महमूद नगर और बादशाह के नाम से शाहगंज बसाया और उनके सामने अकबरी दरवाजा बनवाया। उस वक्त लखनऊ एक अच्छी मंडी बन चुका था। फ्रांसीसियों ने दिल्ली दरबार की सनद दिखाकर यहाँ घोड़ों की और नील की तिजारत शुरू कर दी और अपने आलीशान मकान बनवाए, जो कि फिरंगी महल कहलाने लगे। औरंगजेब के जमाने में मुल्ला निजामुद्दीन साहलवी उसमें आकर बस गए और फिर यहाँ यह स्थान इस्लाम धर्म का शिक्षा का संस्थान बन गया, जो सारी दुनिया में मशहूर हुआ। बादशाह शाहजहां के जमाने में 1631 में यूरोपीय पर्यटक टूरिस्ट लैकेज यहाँ आया था, तो लखनऊ की बहुत प्रशंसा कर गया। उसी दौर में अवध के सूबेदार सुल्तान अली शाह कुली खां थे। उनके ही बेटे मिर्जा फाजिल मिर्जा मंसूर के नाम से महमूद नगर के दक्षिण में फाजिल नगर और मंसूर नगर आबाद हुए। उसी जमाने में अलकुताश खान के बेटे अशरफ अली खां रिसालदार थे। अशरफाबाद बसाया और उनके भाई मुशर्रफ अली खान ने नाले के उस पार मुशर्रफाबाद बसा दिया, जो बाद में नौबस्ता के नाम से मशहूर है और आज तक बहुत आबाद है। मुगलों के दौर के एक फौजी अफसर पीर खान ने नगर के पश्चिम में गढ़ी पीर खां को आबाद किया और दूसरे अफसर ताजुद्दीन खां संजर के नाम से गढ़ी संजर बसाई गई। बादशाह औरंगजेब ने अपनी अयोध्या वापसी के वक्त लक्ष्मण टीले पर शाह पीर मोहम्मद के डेरे के पास मस्जिद बनवाई, जो आलमगीरी मस्जिद के नाम से मशहूर है। शहर के पश्चिम में शाहदरा, बुद्धेश्वरन तथा दिल्ली दरवाजे के बीच आलमनगर आबाद किया, जहां अब बड़ी लाइन का रेलवे स्टेशन है। मुगल काल की सांध बेला में मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में अवध के सूबेदार गिरधर नागा बने, जिनकी रानी के नाम से रानी कटरा आबाद हुआ, जो ब्राह्मणों की मशहूर आबादी है। और इस तरह अदीम लखनऊ की मुख्तसर तारीख बयान करके आपको बताने का मकसद ये है कि वो लोग जो नहीं जानते कि लखनऊ कितना मशहूर और कितना आबाद शहर हुआ करता था और आज भी है, उसके पीछे कितनी जबरदस्त कहानी पोशीदा है। हम सभी ने एक बहुत मशहूर कहावत सुनी है, जो एक शहर के बारे में है, यानी इटली के मशहूर शहर रोम के बारे में, जो कि काफी मशहूर है और काफी पुराना है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी रोम की तामीर एक दिन में नहीं हुई थी। हकीकत यह है कि हर पुराने शहर के बारे में यह बात सच है। उसकी शुरुआत हमेशा छोटे मोहल्लों, टोला या गांव जैसी छोटी बस्ती से होती है, और अगर हालात साजगार हों, यानी अनुकूल परिस्थितियां हों, तो यही वजह है कि यहाँ फिर आबादी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे शहर का एक रूप उभर आता है, एक नई शक्ल उभर आती है। हमारा शहर लखनऊ भी एक बहुत ही कदीम शहर है
और जिसकी बहुत पुरानी तारीख है। कहानी क्या है? इस सिलसिले में क्या बातें मशहूर है और क्या तारीखी हकीकतें इसके बारे में जानते हैं। आजादी से पहले लिखे गए इतिहास की किताबों और गजेटियर में ये बात बार बार दोहराई गई है कि अयोध्या के राजा भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इस नगर को बसाया था। लखनऊ जनपद में आज भी जहाँ कहीं लखनऊ की तारीख के बारे में जिक्र किया जाता है तो इसको कहीं कहीं पर लक्ष्मणपुर भी कहा जाता है। गोमती नगर के पास राम आश्रयपुर हुआ और मोहनलालगंज के पास हुलास खेड़ा वगैरह में जो आर्कियोलॉजिकल खुदाई वगैरह हुई, पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की, उसके उसमें मिले निशानात से ये साबित होता है कि ये शहर ईसा से लगभग 2000 पूर्व वर्ष तक का हो सकता है। और यहाँ पर प्राचीन काल में जो कौमें आबाद थी उसमें मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त वंशों और फिर कन्नौज, नरेश, हर्ष के बाद गुर्जर प्रतिहारों, गढ़वालों, भारशिवों और राजपासियों के कब्जे में रहा। और इन सभी युगों और कौमों के आबादी के निशानात पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई में जगह जगह पर अभी भी मिल जाया करते हैं। 11वीं से 13वीं सदी के बीच यहाँ मुसलमानों का आना हुआ। इस तरह यहाँ के पूर्व निवासी जो थे यानी भड़, पासी, कायस तथा ब्राह्मणों के साथ यहाँ मुसलमानों की आबादी भी हो गई। जैसा कि पता है और सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले शेखों और पठानों ने लक्ष्मण टीला और आसपास अपनी जमींदारी कायम कर ली। 16वीं शताब्दी में मुगल वंश के संस्थापक बाबर और शेरशाह ने यहाँ टकसाल बनाया। 1528 ईस्वी में लखनऊ पर अपना कब्जा जमाकर बाबर ने यह चांदी के सिक्के चलाए जिन पर जर्ब लखनी, लखनई टकसाल लिखा हुआ है। लखनऊ या लखनऊ के नाम से प्रयोग का ये सबसे पुराना सबूत है। 1590 ईस्वी में जब अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा तो अवध के सूबे का मुख्यालय यानी केंद्र लखनऊ बन गया। शेख अब्दुल रहीम को लखनऊ की जागीर दी गई। उन्होंने शापीर मोहम्मद साहब के टीले के पास अपना महल बनाया जिसमें सबसे बड़ा महल मच्छी बावन के नाम से मशहूर हुआ जो एक किला था। और इसी के बाद पंच महला वगैरह दूसरी इमारतें बनवाई। शेखों के अलावा पठानों ने भी अपनी जमींदारी यहाँ पर कायम कर ली। शेख परिवार के कई सदस्य अवध के सूबेदार नियुक्त हुए, इसलिए उनका दबदबा यहाँ हमेशा बना रहा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के वक्तों में 1724 ईस्वी में नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क अवध के सूबेदार नियुक्त हुए। उन्होंने लखनऊ के जो जबरदस्त शेख थे उनको कुचलकर मच्छी बावन किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन उन्होंने अपना मुख्यालय यके सरयू नदी के किनारे आबाद अयोध्या के पास अपना शहर बसाया जो बाद में फैजाबाद के नाम से मशहूर हुआ। बुरहान मुल्क के भांजे और दामाद सफदरजंग उनके उनके कायम मकाम बने। सफदरजंग के बाद 1761 में उनके पुत्र शुजाउद्दौला नवाब हुए। उनके वक्तों में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब मीर कासिम की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों से लड़े और हार गए। जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में जो संधि की उससे कंपनी का प्रवेश अवध में हुआ और उसके बाद अवध की राजनीति में उनको दखल अंदाजी करने का मौका मिल गया। शुजाउद्दौला की मौत के बाद आसिफउद्दौला नवाब बने। अपनी मां से नाराज होकर उन्होंने फैजाबाद छोड़कर लखनऊ में रहने का इरादा किया और 1775 ईस्वी में अवध की राजधानी बनते ही लखनऊ के भाग्य का सितारा चमक उठा। नवाब आसिफउद्दौला और उनके उत्तराधिकारी यानी उनके जो जानशीन थे ने कुल 81 वर्ष यानी 1775 से 1856 तक हुकूमत की। लेकिन इस युग की उपलब्धियां बहुत ही गैर मामूली हैं। नवाबों ने लखनऊ के नसीब को खूब संवारा और यहाँ तक कि यह शहर
महलों और बागों का शहर शहर कहलाया जाने लगा। हिंदुस्तान का बेबीलोन और क्रेमलिन ऑफ इंडिया जैसी उपनाम यानी लक़ब से लखनऊ को जाना जाने लगा। लखनऊ के नवाबी जिद्दत पसंदी के शिकार थे, जिसकी वजह से उन्होंने लखनऊ को खूब सजाया संवारा और नई नई इमारतें, तरह तरह के मकामात की तामीर शुरू कर दी। यूरोप की वास्तुकला का उपयोग आवासीय भवनों के लिए खुलकर किया गया, भले ही ये उसमें कभी कभी फूहड़पन टपकने लगता था। साथ ही साथ जो मजहबी मकामात थे उनके जो निर्माण किए गए उसमें मुस्लिम संसार का अनुसरण किया गया, जिसके नमूने शाह नजफ, रूमी दरवाजा, इमाम बाड़े और 12 दरियों की आर्किटेक्चर पे ईरान का असर साफ दिखाई देता है। नवाबी दौर में अदब, साहित्य और संगीत तथा सभी ललित कलाओं का खूब खूब उठान हुआ, खूब तरक्की हुई। जिंदगी के तमाम शोबों में, हर शोबे में खूब जी भर के लोगों को अपने हुनर दिखाने का मौका मिला और हुक्मरानों ने उसकी खूब सरपरस्ती भी की। यही वजह थी कि स्थानीय हिंदुओं के अनेक रीति रिवाज स्वीकार करने और उन्हें संरक्षण देने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के शिया हुक्मरान बहुत ही सेकुलर माइंडेड थे और उनमें कट्टरता किसी किस्म की नहीं थी। हिंदी साहित्य की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां ईशा, उर्दू की पहली क्लासिक नॉवेल उमराव जान अदा, जो मिर्जा हादी रसवा और देश की पहली नृत्य नाटिका ओपेरा इंद्र सभा यानी मिर्जा अमानत संसार को देकर अपना नाम किया। उत्तर मध्यकालीन लखनऊ के प्रायाभिलाषिता और पतनशील संस्कृति का प्रतिनिधि माना गया है। नवाबों, रईसों, दरबारियों के बारे में यह कहा जाता है कि किसी हद तक तो ये सही है, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है और मिलावट कितनी है ये पता कर पाना जरा मुश्किल है। पाया कि झनकारों से नहीं बल्कि तलवारों से लिखा गया। 1856 में बादशाह वाजिद अली शाह की हुकूमत में जिस तरीके से अंग्रेजों ने चालबाजी, मक्कारी, धोखेबाजी और दगाबाजी से दखल अंदाजी करके हुकूमत पे कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम में जबरदस्त गुस्से की लहर दौड़ गई। 1857 की क्रांति में अवध, खास तौर से लखनऊ जैसा शहर, उसने अंग्रेजों के साथ जो मुकाबला किया और जिस तरीके से उनको अंग्रेजों को झेलना पड़ा, ये अपने आप में एक मिसाल है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ईस्ट इंडिया कंपनी को के जिन 4 सबसे अय्यार, मक्कार और बेरहम अफसरों को और उनके अत्याचारों से तंग आकर उनके साथ जो सलूक किया गया, उसमें सर हेनरी लॉरेंस, मेजर हडसन, जनरल नील और कॉलिन कैम्पबेल, उनमें से शुरू के 3 को यहाँ के क्रांतिकारियों ने, यहाँ के रेवोल्यूशनरीज ने लखनऊ की ही जमीन पर मार कर खत्म कर दिया। उसी जमाने में बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनको डंका शाह के नाम पे भी जाना जाता है, और राजा जियालाल सिंह के की कयादत में स्वतंत्रता संग्राम का गौरवशाली अध्याय मौजूद है। क्रांति के असफल हो जाने पर अंग्रेजों ने अपना गुस्सा लखनऊ पर उतारा, कैसरबाग के महलों को बुरी तरीके से लूटा और अगले 20 साल में तमाम इमारतें जो कि शाही दौर की निशानियां थी, उनको और बाग बगीचों को उजाड़ दिया। बुलडोजर चलाकर एक से एक शानदार महल गिराए गए और डेवलपमेंट के नाम पर उन महलों को गिराकर उसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें निकाल दी गई। नगर में अनेक पुरानी बस्तियां, मोहल्लों को उजाड़कर सेना के आने जाने के लिए चौड़ी सड़कें बना दी गई। कैसरबाग, सिकंदरबाग और छतर मंजिल के राजभवनों को पूरी तरह तहस नहस कर उनके बीच से जो सड़कें निकाली गई वो आज भी मौजूद हैं। बड़े इमामबाड़े से सेना के हथियार और गोला बारूद का गोदाम बनाया गया। लखनऊ के बहुत बड़े भाग को रौंद कर अंग्रेजों को भले ही सुकून मिला हो, शहर के उस भाग का चेहरा तो बदल ही गया और वो सारी इमारतें अब सिर्फ किताबों में ही दिखाई देती हैं या उनका जिक्र उन किताबों में मिलता है जो उसके बाद लिखी गई।
और जब अंग्रेजों की हुकूमत पूरे तरीके से कायम हो गई और उनका पूरी हुकूमत पे पूरे मुल्क पे कब्जा हो गया, तो उनको नई बस्तियां बसाने की जरूरत पड़ी। हाकिमों के लिए आवाम से दूर सिविल लाइंस बसाई गई। दिलकुशा के विशाल मैदान में कैंटोनमेंट बसाया गया और इसी बस्ती में अवध के जो ताल्लुकदार राजाओं और बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी कोठियां भी बनवाई। जिस तरह नवाबों का लखनऊ आम आवाम के लिए अलग थलग था, वैसे ही अंग्रेजी जमाने का लखनऊ भी आवाम से अलग बना। अंग्रेजों ने आगरा और अवध प्रांतों को मिलाकर जब संयुक्त प्रांत बनाया, तो उसकी राजधानी इलाहाबाद से में स्थापित हुई। आगे चलकर 1927 में राजधानी को लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। इससे शहर की तेजी से विस्तार हुआ। अफसर कर्मचारी और सरकारी तंत्र से जुड़ी हुई जनसंख्या के आते ही नई बस्तियां बसने लगी। राजधानी बनने और 1947 में स्वतंत्रता के आगमन के बीच अनेक मोहल्ले बसे। पुराने मोहल्लों को छोड़कर अंग्रेजों ने नए लखनऊ को आबाद करना शुरू किया और यही वजह है कि आज भी पुराने लखनऊ में वो तमाम मोहल्ले जो पुरानी तर्ज के थे मौजूद हैं और उनके नाम भी वही मौजूद हैं। और ये विस्तार यानी ये तरक्की लखनऊ की जो अंग्रेजों ने शुरू की थी, वो आज तक हरकत में है और अभी भी नई नई बस्तियां बस रही हैं, जैसे कि गोमती नगर और लखनऊ के चारों तरफ नए नए मोहल्लों की आबादकारी जारी है। लखनऊ की तरक्की का सिलसिला चल ही रहा था कि 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारत के दो टुकड़े हो गए। पाकिस्तान वाली क्षेत्र से एरिया से हजारों लाखों की तादाद में सिंधी और पंजाबी का लखनऊ में भी आगमन हुआ और यहाँ नई नई बस्तियां बसी। 20वीं सदी के गांधीवादी स्वाधीनता आंदोलन में लखनऊ ने जबरदस्त पार्ट लिया और इसमें लखनऊ के दो मोहल्ले अमीनाबाद और चारबाग सबसे आगे। अमीनाबाद का झंडे वाला पार्क क्रांतिकारियों का तीर्थ बना और लखनऊ का चारबाग तो पुनीत स्थल हुआ, जहां राष्ट्र के सर्वप्रधान नेता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन में प्रथम बार एक दूसरे से मिले थे। यही वजह है कि लखनऊ की संस्कृति विविध रंगों और विचारों की मिली जुली संस्कृति है। जो भी यहाँ आया वो इस गुलदस्ते का एक हिस्सा हो गया। इस नगर को चाहने वाले देसी विदेशी ईरानी फ्रांसीसी सभी हैं। सारी दुनिया में लखनऊ जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है जहाँ समस्त धर्मों, सांप्रदायों, पंथों और मठों की गद्दियां अथवा आसन ना हो।